वेलकम टू यूर टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम लोग ज्यामिति की अवधारणा, सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांग समता, समरूप आकृतियां, समरूपता, सर्वांगसम एवं समरूप आकृतियों में संबंध, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज की समरूप होने का शर्त, त्रिभुजों की समरूपता, समकोणिक त्रिभुज एवं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं हम लोग सर्वप्रथम पॉइंट नंबर 1, ज्यामिति की अवधारणा। ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। ज्यामिति मुख्य रूप से दो शब्द ज्या और मिति से मिलकर बना है। इसी प्रकार ज्योमेट्री, ये भी दो इंग्लिश वर्ड जियो और मेट्री से मिलकर बना है। यानी ज्या का इंग्लिश जियो और मिति का इंग्लिश मेट्री। और इसी का अर्थ ज्या यानी जियो का अर्थ भूमि और मिति यानी मेट्री, इसका अर्थ मापन होता है। इस प्रकार ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ भूमि का मापन होता है। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमि का मापन है। आप देखिए, भूमि यानी जमीन की आकृति जो है वह भी एक प्रकार की ज्यामिति आकृति है। प्राचीन काल में जब बाढ़ आ जाया करता था तो अक्सर खेत की आरी टूट जाया करता था, और उस आरी को ठीक करने के लिए अर्थात खेतों को फिर से मापने के लिए ज्यामिति का प्रयोग किया जाता था। इसलिए ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमि का मापन होता है। इस ज्यामिति का खोज और उनके सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने किया था। इसलिए यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। तो इस आधार पर हम ज्यामिति को परिभाषित कर सकते हैं कि गणित की वह शाखा, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। ज्यामिति कहलाता है। यानी क्या परिभाषा हुआ? गणित की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, ज्यामिति कहलाता है। क्योंकि भूमि की भी आकृति ज्यामितीय आकृति है, इसलिए ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमि का मापन होता है। इस ज्यामिति का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने किया था।
ये हुआ आपकी ज्यामिति की अवधारणा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सर्वांगसम आकृतियां के बारे में। सर्वांगसम आकृतियां वैसी आकृतियां जिसकी आकार अर्थात शेप एवं अमाप अर्थात साइज दोनों समान हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। दूसरा उदाहरण, समान लंबाई के भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। तीसरा उदाहरण है समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो क्या सीखा आपने? सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम ये दो शब्द से मिलकर बना है, सॉरी तीन शब्द, सर्व जोड़ अंग अजोड़ सम। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब होता है भाग, और सम मतलब होता है बराबर। यानी दो या दो से अधिक ऐसी आकृतियां जिसका सभी भाग हूबहू अर्थात उसकी आकार और माप दोनों रूप से यदि बराबर है तो वह आकृतियां क्या कहलाएगा? सर्वांगसम आकृतियां कहलाएगा। यानी इस आधार पर हम परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वैसी आकृतियां जिसकी आकार यानी शेप और अमाप यानी साइज दोनों समान हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। यानी सर्वांगसम में आप ध्यान रखेंगे तो उसकी आकार यानी शेप भी बराबर हो और अमाप यानी साइज भी बराबर हो। जैसे समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है? समान है। उसी प्रकार समान लंबाई के भुजा वाले जितने भी वर्ग हैं सभी वर्ग एक दूसरे का सर्वांगसम होगा। और तीसरा उदाहरण हमने दिया है समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज, वो भी क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्यों? क्योंकि उसका आकार एक जैसा होगा और उसके भुजाओं की माप जो होगा वो भी समान होगा। ये हुआ आपका सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, अर्थात सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, सम मतलब बराबर। यानी दो या दो से अधिक ऐसी आकृतियां जिसका सभी भाग
और आकार और आमाप दोनों रूप से बराबर हो, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। अब है सर्वांग समता। दूसरा पॉइंट है सर्वांग समता। सर्वांग सम होने के शर्त को सर्वांग समता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दो रेखाएं सर्वांगसम होंगे यदि उसकी लंबाई बराबर हो। अब देखिए, एक रेखा ये AB और दूसरा रेखा ये CD है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है और CD भी 5 सेंटीमीटर है, हम क्या देखते हैं, रेखा AB और CD दोनों की लंबाई सेम है, यानी AB भी 5 है और CD भी 5 है। इसका मतलब है रेखा AB जो होगा वह सर्वांगसम होगा किसका, रेखा CD का। तो ये जो दो रेखा सर्वांगसम है, इसका शर्त क्या है कि दो रेखाएं सर्वांगसम होंगे यदि उसकी लंबाई बराबर हो। तो ये हुआ सर्वांगसम होने का शर्त, यानी सर्वांग समता। दो रेखाओं को सर्वांगसम होने का शर्त है कि उसकी लंबाई बराबर हो। दूसरा उदाहरण, दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि उसकी माप बराबर हो। अब देखिए, दो कोण सर्वांगसम होने का शर्त क्या है, उसकी माप बराबर हो। अब यहां पर हम दो कोण लेते हैं, ये कोण है ABC और ये कोण है PQR। अगर इसकी माप 60 डिग्री है और इसकी भी माप क्या है, 60 डिग्री है, तो हम क्या देखते हैं, दोनों कोण जो है उसकी माप बराबर है। इस आधार पर क्या हो जाएगा, कोण ABC सर्वांगसम हो जाएगा कोण PQR। ये जो चिन्ह देख रहे हैं इसको सर्वांगसम का चिन्ह बोला जाता है, इसलिए सर्वांगसम को दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करें। तीसरा है, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उसकी त्रिज्या बराबर। अब यहां पर देखिए, एक ये वृत्त है और दूसरा ये वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों वृत्त क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सर्वांगसम होने का शर्त, यानी दो या दो से अधिक आकृति यदि सर्वांगसम है और वह किस आधार पर सर्वांगसम है, अर्थात उसका शर्त क्या है, वह शर्त सर्वांग समता कहलाता है। तो दो रेखाएं को सर्वांगसम होने का शर्त क्या है, उसकी लंबाई बराबर हो। दो कोण सर्वांगसम होने का शर्त क्या है, उसकी माप बराबर हो। दो वृत्त को सर्वांगसम होने का शर्त क्या है, उसकी त्रिज्या बराबर हो। यही सर्वांगसम होने का शर्त सर्वांग समता कहलाता है। वैसे पिछली कक्षाओं में आपने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किया था। हम एक बार इसकी चर्चा पुनः कर दें कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम होने का शर्त क्या है।
त्रिभुजों की सर्वांग समता का शर्त। पहला शर्त था आपका भुजा 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 यानी एस 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 सर्वांग समता। दूसरा था भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस सर्वांग समता। तीसरा शर्त है कोण भुजा कोण यानी ए एस ए सर्वांग समता। और चौथा था समकोण कर्ण भुजा यानी आर एच एस सर्वांग समता। ये चार शर्त दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने का शर्त है। पहला शर्त है भुजा 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 सर्वांग समता। इसके बारे में हम लोग एक बार समझ लें, क्योंकि आपने पिछली कक्षा में भी इसके बारे में डिटेल से जाना था, लेकिन मैं रिवीजन के तौर पर आपको एक बार पुनः बता दूं कि भुजा भुजा सर्वांग समता क्या है। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम होते हैं। क्या समझा कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम होंगे। दूसरा है भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस सर्वांग समता। एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा होता है, एंगल मतलब कोण होता है। तो इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। यानी यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एस ए एस सर्वांग समता से सर्वांग सम होते हैं। फिर तीसरा है कोण भुजा कोण यानी ए एस ए सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण सर्वांग समता से सर्वांग सम होते हैं। और चौथा है समकोण कर्ण भुजा यानी आर एच एस सर्वांग समता। यह शर्त दो समकोण त्रिभुज को सर्वांग सम होने के साथ लागू होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, उसकी कर्ण और उसकी कोई एक भुजा संगत दूसरे समकोण त्रिभुज के समकोण कर्ण और भुजा के बराबर हो तो दोनों समकोण त्रिभुज आर एच एस सर्वांग समता से सर्वांग सम होते हैं। तो ये हुआ दो त्रिभुजों को सर्वांग सम होने का शर्त। तो ये था आपका टॉपिक सर्वांग समता के बारे में। तभी आपने सर्वांग समता के बारे में क्या सीखा कि सर्वांग सम होने के शर्त को सर्वांग समता कहते हैं। दो रेखाएं सर्वांग सम होते हैं यदि उसकी लंबाई बराबर हो, दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि उसकी माप बराबर हो, और दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उसकी त्रिज्याएं बराबर हो। फिर आपको हमने बताया कि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम होने का शर्त क्या है। तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सम होने का ये चार शर्त है। पहला शर्त है भुजा 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 अर्थात एस 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 सर्वांग समता। दूसरा है भुजा कोण भुजा अर्थात एस ए एस सर्वांग समता। तीसरा है कोण भुजा कोण अर्थात ए एस ए सर्वांग समता। और चौथा है समकोण कर्ण भुजा अर्थात आर एच एस सर्वांग समता। ये रही बात आपको सर्वांग समता का। अब हम लोग जानते हैं समरूप
आकृतियों के बारे में। समरूप आकृतियां। वैसी आकृतियां जिसकी आकार अर्थात शेप समान हो परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसकी अमाप अर्थात साइज समान हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब देखिए, ये बड़ा वृत्त है, ये उससे छोटा वृत्त है, ये उससे छोटा वृत्त है। ये सभी वृत्त एक दूसरे का क्या होगा? समरूप होगा, क्योंकि समरूप का परिभाषा है वैसी आकृतियां जिसकी आकार समान हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसकी अमाप यानी साइज समान हो। यदि साइज समान है तब भी कोई बात नहीं है, तब तो समरूप होगा ही, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसकी साइज बराबर हो। तो वैसी आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, हमने आपको सामने 3 वृत्त बनाया है, तीनों वृत्त की आकार जो है बराबर है। क्या है आकार? वृत्ताकार। ये बड़ी वाली वृत्त है, ये भी वृत्ताकार है। ये मध्यम आकार की वृत्त है, ये भी वृत्ताकार है। ये सबसे छोटी आकार की वृत्त है, ये भी वृत्ताकार, यानी दोनों के आकार क्या है? बराबर है। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पर? इसकी साइज बराबर नहीं है। तो चलिए, साइज बराबर हो या नहीं हो, आकार तो बराबर है, इस आधार पर ये तीनों वृत्त एक दूसरे का क्या है? समरूप है। दूसरा उदाहरण है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब देखिए, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। सभी वर्ग क्या होगा? समरूप होगा। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग का आकार एक समान है। किस आकार का है? तो वर्गाकार है। यहाँ पर क्या देखा? ये सभी आकार किस आकार के हैं? तो वृत्ताकार है। ये सब किस आकार के हैं? तो वर्गाकार है। अब इसकी साइज को हम देखते हैं, ये बड़े साइज का है, ये मध्यम साइज का, ये छोटे साइज का है। तो जरूरी नहीं कि उसकी साइज बराबर हो, आकार मिलना चाहिए। तो ये सभी आकृति जो है वर्गाकार है, इसलिए सभी वर्ग क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। तीसरा उदाहरण, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, ये उससे छोटा समबाहु त्रिभुज है, ये उससे छोटा समबाहु त्रिभुज है। ये जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं सभी एक दूसरे का समरूप होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारे त्रिभुज का आकार जो है वह समबाहु त्रिभुज के आकार के है। माप भले ही छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबों की आकार चूंकि समबाहु त्रिभुज के आकार का है, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे।
वैसे भी देखिए समरूप, जिस तरह से सर्वांगसम जो था सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, यानी दो या दो से अधिक वैसी आकृतियां जिसके सभी अंग आकार और साइज दोनों में बराबर होता था, सर्वांगसम कहलाता था। ठीक उसी तरह से समरूप, ये दो शब्द सम प्लस रूप से मिलकर बना है। सम मतलब समान यानी बराबर, और रूप मतलब रूप आकार, यानी ऐसी आकृतियां जिसका आकार समान हो, आकार बराबर हो, क्या कहलाएगा? समरूप आकृतियां कहलाएगा। आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। सर्वांगसम और समरूप, सर्वांगसम उसके आकार और अमाप यानी शेप और साइज दोनों बराबर, हूबहू, यानी थोड़ा भी न तो छोटा हो न बड़ा हो, हर एक भाग उसका एक समान हो, आकार के भी दृष्टि से और अमाप के भी दृष्टि से, तो वह सर्वांगसम आकृतियां कहलाएगा। जैसे आपने क्या देखा था कि एक समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। क्यों? क्योंकि समान त्रिज्या होगा तो सारे वृत्त का आकार क्या होगा? एक समान होगा। समान भुजा की लंबाई वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। क्यों होगा? कि अगर भुजा की लंबाई समान है तो जितने भी वर्ग बनेगा सबका आकार सेम हो जाएगा। समान भुजा की लंबाई वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्यों? भुजा की लंबाई बराबर है तो जितना भी समबाहु त्रिभुज बनेगा सबका आकार बराबर होगा। तो सर्वांगसम में आप आकार और साइज दोनों को मिलाएंगे और देखेंगे हर एक दृष्टि से वो समान है तो वह सर्वांगसम होगा। लेकिन समरूप में आप ये ध्यान में रखेंगे कि आकार मिलता जुलता होना चाहिए, आकार बराबर हो। अमाप यदि बराबर हो तभी ठीक है, अमाप बराबर नहीं है तब भी ठीक है। वो आकृतियां यदि आकार से मिल गया, चाहे वो आकार छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, आकार यदि सेम है तो वह समरूप आकृतियां कहलाएगा। तो क्या सीखा? समरूप आकृतियां वैसी आकृतियां जिसके आकार यानी शेप समान हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसके अमाप समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। और समरूप दो शब्द सम और रूप से मिलकर बना है, अर्थात समान आकार वाली आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। अब है समरूपता। तो हम लोग समरूपता को भी जान लें। जिस तरह से सर्वांग समता था, क्या था सर्वांग समता? सर्वांगसम होने के शर्त को सर्वांग समता कहते हैं। ठीक उसी तरह से समरूप होने के शर्त को समरूपता कहते हैं। समरूप होने के शर्त को क्या कहेंगे? समरूपता कहेंगे। अब वैसे समरूपता के बारे में हम लोग आगे दो बहुभुजों की समान संख्या वाले बहुभुज कैसे समरूप होंगे और त्रिभुज कैसे समरूप होंगे, इसके बारे में अगला टॉपिक को हम लोग जानेंगे। लेकिन इतना भी जान लें कि समरूप होने के शर्त को क्या कहेंगे? समरूपता कहेंगे। अब इसके बाद है सर्वांगसम और समरूप आकृतियों में संबंध। अभी जो आपने सर्वांगसम के बारे में पढ़ा और समरूप के बारे में पढ़ा, इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है? यानी सर्वांगसम आकृतियां एवं समरूप आकृतियां में संबंध। तो दोनों को अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वह समरूप होती है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम, परंतु सभी समरूप
आकृतियां सर्वांगसम नहीं भी हो सकती है। यानी सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होगा, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं भी हो सकती है। अभी यहाँ पर देखिए जितने भी आकृतियां हैं, जैसे सभी वृत्त समरूप है, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, क्या ये दोनों सर्वांगसम होगा? नहीं होगा, क्योंकि आकार बराबर है लेकिन अमाप इसकी बराबर नहीं है। लेकिन उसी जगह आपने सर्वांगसम में पढ़ा था कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त। अभी यहाँ पर देखिए ये दो वृत्त है और दोनों की त्रिज्या क्या है? समान है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों के आकार और अमाप बराबर है। इस स्थिति में दोनों सर्वांगसम भी होंगे और ये समरूप भी होंगे। तो क्या देखते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां जो है वह समरूप होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती है। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज की समरूप होने का शर्त। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज की समरूप होने का शर्त। देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज की समरूप होने का शर्त। बहुभुज का तात्पर्य होता है कि वैसी आकृतियां जिसमें दो या दो से अधिक भुजाएं बहुभुज कहलाती है। तो दो बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या समान है तो उसको शर्त होने का क्या शर्त है? इसके लिए उसको समरूप होने के लिए क्या शर्त है? तो दो बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या समान है उसको समरूप होने का दो शर्त है। पहला शर्त है कि इनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा शर्त है कि इनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। यानी देखना है कि बहुभुज जो समरूप होगा उसमें ये देखना है कि क्या उसका दोनों बहुभुज का संगत कोण बराबर है, और दूसरा शर्त है कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं। यानी दोनों बहुभुज का यदि संगत कोण बराबर हो जाता है तब भी वो समरूप होगा, और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाता है तब भी समरूप होगा। अगला पॉइंट है त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता। आप देखिए त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, अर्थात त्रिभुज भी क्या है? एक प्रकार का बहुभुज है। इसलिए त्रिभुजों को भी समरूप होने का शर्त वही होगा जो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज को समरूप होने का शर्त है। चूंकि त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, इसलिए दो
त्रिभुजों को समरूप होने का शर्त वही होगा जो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज की समरूप होने का शर्त है। अर्थात दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि पहला शर्त, यदि उसके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा शर्त है कि उसके संगत भुजाएं समानुपाती हो। दो त्रिभुज समरूप होंगे, इसके लिए कितने शर्त है? दो शर्त है। पहला शर्त क्या है? उसके संगत कोण बराबर हो, एवं दूसरा शर्त है कि उसके संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब हम उदाहरण से समझते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। इस त्रिभुज में यदि कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, यानी त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का। देखिए, संगत कोण बराबर हो, इसको ए समरूपता कहते हैं, और संगत भुजाएं समानुपाती हो, इसको एस समरूपता कहते हैं। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं? दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या है? समरूप है, क्योंकि इसके संगत कोण जो है, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, और कोण सी कोण एफ के बराबर है। अब हम एस समरूपता को समझते हैं। अगर भुजा ए बी और डीई का अनुपात, फिर भुजा बीसी और ईएफ का अनुपात, और भुजा एसी एवं डीएफ का अनुपात बराबर है, तो इस आधार पर भी दोनों त्रिभुज एस समरूपता से समरूप होंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में यदि क्या होगा? ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ, तो एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ।
तो इस आधार पर क्या देखते हैं कि दो त्रिभुज को समरूप होने का शर्त क्या है, उसकी संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो। संगत कोण बराबर को ए समरूपता कहते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हो, इसको एस समरूपता कहते हैं। सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है और समरूप का ये होता है। आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा सिंबल रहेगा तो समरूप और ऐसा सिंबल रहेगा तो सर्वांगसम। ये हुआ दो त्रिभुजों को समरूप होने का शर्त। अब हम लोग जानते हैं समकोणिक त्रिभुज के बारे में। समकोणिक त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है। समकोणिक, सम मतलब क्या होता है, बराबर, और कोणिक, कोणिक मतलब क्या होता है, कोण। यानी यदि दो त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अब देखिए, अब ये आपने यहां भी देखा था, जैसे अगर ये त्रिभुज आपका है ABC और ये दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR। इस त्रिभुज का कोण A इस त्रिभुज के कोण P के बराबर है, इसका कोण B इसके कोण Q के बराबर है, इसका कोण C इसके R के बराबर है। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में क्या देखते हैं, कोण A बराबर है कोण P का, कोण B बराबर है कोण Q का, कोण C बराबर क्या है, कोण R का। अर्थात त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समकोणिक होंगे। यानी समकोणिक त्रिभुज किसको कहेंगे, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अभी क्या देखा, ABC और PQR में त्रिभुज ABC का कोण A त्रिभुज PQR के कोण P के बराबर है, त्रिभुज ABC का कोण B त्रिभुज PQR के कोण Q के बराबर है, त्रिभुज ABC का कोण C त्रिभुज PQR के कोण R के बराबर है। यानी कोण A का संगत कोण P है, B का संगत कोण Q है, C का संगत कोण R है। ये आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या कहलाएगा, समकोणिक त्रिभुज कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं, लास्ट टॉपिक है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समकोणिक त्रिभुजों
से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, इसको समझे। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समकोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य को प्रतिपादित किया। अभी आपने सीखा था समकोणिक त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों में उसकी संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समकोणिक कहलाता है। इस समकोणिक त्रिभुज के संबंध में उसने एक महत्वपूर्ण तथ्य को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार क्या था कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, सदैव बराबर रहता है। अब देखिए, जैसे ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है, यानी कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुज का भुजा का जो अनुपात होगा, संगत भुजा का अनुपात, वो बराबर होगा। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यानी ए बी बट्टा डीई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे डी एफ। क्या देखा कि यदि त्रिभुज एबीसी एवं डीईएफ में कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, अर्थात त्रिभुज एबीसी एवं डीईएफ यदि समकोणिक है तो आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बट्टा डीई बराबर होगा बीसी बट्टा ईएफ का और बराबर हो जाएगा एसी बट्टा डीएफ का। यही है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। और यही प्रमेय आजकल जो है थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग अब अगले क्लास में थेल्स प्रमेय के बारे में जानेंगे, थेल्स प्रमेय क्या है और फिर उसका सत्यापन क्या है। वैसे भी आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय का जो सिद्धांत थेल्स ने दिया था, यही थेल्स प्रमेय का सिद्धांत माना जाता है। यानी आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय जो है
वही आजकल थल्स प्रमेय के रूप में माना जाता है। तो ये था आज आपका अध्याय 6 के अंतर्गत कुल 10 टॉपिक। आज के क्लास में आपने क्या सब सीखा? पहली बात सीखा था ज्यामिति की अवधारणा, अर्थात ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। ज्यामिति दो शब्द ज्या और मिति से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ भूमि का मापन होता है। फिर आपने सीखा सर्वांगसम आकृतियां, वैसी आकृतियां जिसकी आकार यानी शेप और साइज अर्थात अमाप दोनों बराबर हो, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। फिर आपने सीखा सर्वांगसमता, सर्वांगसम होने के शर्त को सर्वांग समता कहते हैं। फिर आपने सीखा समरूप आकृतियां, वैसी आकृतियां जिसकी आकार बराबर हो अर्थात शेप बराबर हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसकी अमाप यानी साइज बराबर हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। फिर आपने सीखा समरूपता, समरूप होने के शर्त को समरूपता कहते हैं। फिर है सर्वांगसम और समरूप आकृतियों में संबंध। तो आपने जब सर्वांगसम और समरूपता का अध्ययन किया तो उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकला कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। यानी सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होगी, परंतु यह जरूरी नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती है। फिर आपने सीखा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज को समरूप होने का शर्त। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उसके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। फिर आपने देखा था त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। चूंकि त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, इसलिए त्रिभुज की समरूपता का शर्त वही होगा जो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज की समरूप होने का शर्त होता है। अर्थात दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उसकी संगत कोण बराबर हो एवं दूसरा शर्त है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हो। फिर आपने समकोणिक त्रिभुज के बारे में जाना कि समकोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज कहलाता है। फिर उसके बाद आधारभूत समानुपातता का प्रमेय को जाना। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थल्स ने दो समकोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर रहता है, जिसे आधारभूत समानुपातता का प्रमेय कहते हैं। और यही आधारभूत समानुपातता का प्रमेय आजकल थल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।